भारत की नई शिक्षा नीति मुसलमानों के खिलाफ है। इस शिक्षा नीति के द्वारा भारत की सरकार मुसलमानों का अस्तित्व मिटाना चाहती है। यह नीति ये कैसा करना चाहती है, इस नीति के तहत क्या किया जाएगा और इसके खिलाफ भारत के मुसलमान क्या कर सकते हैं, यह सभी चीजें जानने के लिए यह वीडियो आखिरी तक देखें। पर हम यह वीडियो भारत के प्रधानमंत्री के बकवास से चालू करना चाहते हैं, जिसमें वह हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं और यही बकवास इस शिक्षा नीति के द्वारा मुसलमान बच्चों पर थोपा जाएगा। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आपने यह शिक्षा नीति का विश्लेषण ध्रुव राठी और लल्लन टॉप जैसे शो पर देखा होगा, जहाँ पे यह लोगों ने यह शिक्षा नीति की बड़ी तारीफ की है। या तो उनको मुसलमानों का नजरिया समझता नहीं, या तो वो मुसलमानों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करते। आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी स्टेप लिए हैं। इसीलिए हमारा चैनल अलग है। हम हर चीज को मुसलमानों के दृष्टिकोण से देखते हैं। भारत की हर नीति का मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आज की तारीख में मुसलमान इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं यह बताने की कोशिश करते हैं। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति दिखाकर कैसे भारत में शिक्षा का हिंदूकरण किया जाएगा, कैसे मुसलमानों का देश में अस्तित्व का इतिहास छुपाने की कोशिश की जाएगी, कैसे मुसलमानों का इतिहास और मुसलमानों की भाषाएं और मुसलमानों की संस्कृति यह नीति से दूर रखी गई है। इसमें आरएसएस का क्या योगदान होगा और इसके खिलाफ भारत के मुसलमान आज क्या कर सकते हैं। यह शिक्षा नीति की शुरुआत उस शिक्षा के बारे में बात की जा रही है जो 3 से 8 साल के बच्चों को दी जाएगी। यह शिक्षा नीति यह कहती है, द न्यूमरस रिच लोकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ years involving stories and songs will be incorporated suitably into education and children will be given periodic exposure to activities outside of school through visits to places of historical and cultural importance। इन शब्दों को भारत के प्रधानमंत्री की भाषा और आरएसएस की भाषा के प्रसंग में देखना जरूरी है। जब भारत के प्रधानमंत्री और आरएसएस हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति मानते हैं, तो यह नीति यह कह रही है कि बचपन से ही बच्चों को कहानियों और गानों के माध्यम से चीजें सिखाने की कोशिश की जाएगी और उनको ऐसे स्मारकों पर ले जाया जाएगा जो भारत के लिहाज से और भारत के इतिहास में मशहूर है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे बच्चों को सिर्फ वही स्मारक दिखाए जाएंगे जो हिंदू संस्कृति से मेल खाते हैं, जो हिंदू संस्कृति का भाग है, और भारत में मुसलमानों का इतिहास बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। और बचपन से ही बच्चे को लगने लगेगा कि इस देश में हर चीज जो हुई है वो हिंदू राजाओं ने की है और भारत के इतिहास में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। यही बकवास भाजपा गवर्नमेंट जगहों का नाम बदलकर करना चाहती थी, जैसे उसने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, जैसे उसने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया, जैसे वो अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्नावती करना चाहती है। यह नीति आगे कहती है, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव द स्टूडेंट्स विल लर्न द रिमार्केबल यूनिटी of major Indian languages, their origins and vocabulary from Sanskrit and other classical languages। इसमें 6वीं और 8वीं के बीच छात्र यह सीखेंगे कि भारत की सारी भाषाएं कैसे संस्कृत से शुरुआत होती है और यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अरबी और फारसी का भारत पे कोई प्रभाव नहीं, कैसे हजारों शब्द जो आज हिंदी में बोले जाते हैं उनका मूल अरबी और फारसी से है, यह छुपाने की कोशिश की जाएगी। यह चीजें पढ़कर छात्रों को यही लगेगा कि अरबी और फारसी का भारत पे कोई प्रभाव नहीं रहा है, कि भारत की सारी भाषाएं संस्कृत से चालू होती हैं और मुसलमानों का इतिहास फिर दबाने की कोशिश की जाएगी। यह चीजें छुपाने की कोशिश की जाएगी कि अमित शाह का नाम शाह फारसी से आता है, कि प्रांत का नाम गुजरात फारसी से आता है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब राजा जयसिंह से बात कर रहे थे वह फारसी में बात कर रहे थे, कि हिंदू धर्म के बड़े सुधारक राजा राम मोहन रॉय फारसी में लेख लिखते थे, फारसी में अखबार था उनका। यह सारी चीजें छुपाने की कोशिश की जाएगी। यह नीति यह भी कहती है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया, पाली and Parikrit will be widely available in schools as an option for students to learn so that these languages remain alive and vibrant। यह भाषाओं की श्रेणी में उर्दू की कोई जगह नहीं है। पाली और परिकृत ऐसी भाषाएं हैं
जहां पर भारत की सरकार के पास खुद आंकड़े नहीं है कि देश में कितने लोग बोलते हैं। पाली एक ऐसी भाषा है जो बौद्ध धर्म के शास्त्र पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है और परिकृत ऐसी भाषा है जो 19वीं सदी में भारत से निकल चुकी है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो देश में 5 करोड़ लोग बोलते हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों के पास उर्दू पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। वह पाली और परिकृत जैसी मरी हुई भाषाएं सीख सकते हैं, पर ऐसी भाषा जो देश के 5 करोड़ लोग बोलते हैं यह नहीं सीख सकते। यह नीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, उनकी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। और यही चीज आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सेक्शन में दिखती है। यह नीति यह कहती है फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक Korean, Japanese, Thai, French, German, Portuguese and Russian will be offered to students as an option to learn. इसमें थाईलैंड की छोटी सी भाषा थाई है जो दुनिया में सिर्फ 3 करोड़ लोग बोलते हैं, और इसमें अरबी के लिए कोई जगह नहीं जो दुनिया में 85 करोड़ लोग बोलते हैं। कि हमको अरबी सीख के क्या ही मिलेगा, मुसलमानों से थोड़ी बात करनी थी। हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे लोग बनाए जाएंगे जो 27 देशों के लोगों से बात नहीं कर सकते पर थाईलैंड के लोगों से बात कर सकते हैं। यह नीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसमें RSS की क्या भूमिका होगी। इस नीति में कुछ छूट दी गई है जिससे सरकारी स्कूल समुदाय के कुछ शिक्षित लोगों से मदद ले सकते हैं, स्कूलों में आकर पढ़ाने के लिए, स्कूलों में अपना टाइम देने के लिए, स्कूलों के लिए सलाहकार बनने के लिए। यह नीति यह कहती है It will be made easier for trained volunteers from both local community and beyond to participate in the mission of literacy। और इस नीति के द्वारा RSS जैसी संस्थाओं के लिए स्कूल बनाना आसान हो जाएगा। पहले स्कूल बनाने के लिए काफी ज्यादा चीजें करनी पड़ती थी। यह चीजें कम करने के लिए और RSS के लोगों द्वारा स्कूल खोलने के लिए आसानी करने के लिए यह सारी चीजें निकाल दी गई हैं। यह नीति यह कहती है It will be made easier for non-government organizations and philanthropic organizations to build schools। इसके द्वारा देश में RSS की जो शाखाएं हैं, RSS के जो स्कूल हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। और सिर्फ RSS ही नहीं, RSS से भी ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी संस्थानें अपना स्कूल खोल पाएंगी और समुदाय में बच्चों में जहर भर पाएगी। यह जब हमें साफ साफ दिख रहा है, इस शिक्षा नीति के द्वारा भारत की शिक्षा का हिंदूकरण किया जाएगा। मुसलमानों की चीजों को, मुसलमानों के इतिहास को, मुसलमानों की भाषाओं को, मुसलमानों की संस्कृति को दबाया जाएगा और हिंदुओं की संस्कृति को भारत की संस्कृति दिखाकर बच्चों को यह समझाया जाएगा कि मुसलमानों की जगह इस देश में कुछ नहीं है, उनका इस देश में कोई इतिहास नहीं है, उनका इस देश को बनाने में कोई योगदान नहीं है। और यह चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत के मुसलमान आज क्या कर सकते हैं। इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भारत के मुसलमानों को अपने बच्चों की शिक्षा में आगे बढ़कर योगदान देना होगा। बच्चों से पूछना होगा कि उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा, वह स्कूल में जो पढ़ते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यह चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि भारत के मुसलमानों के बच्चे अपने इतिहास को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, उर्दू और अरबी घर में पढ़ें और अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी हमारे जैसे YouTube चैनल या अलग जो YouTube चैनल हैं जो मुसलमानों का दृष्टिकोण दिखाते हैं, उनसे इतिहास के बारे में सीखें। भारत की सरकार शिक्षा का हिंदूकरण करने चली है। मुसलमानों को सतर्क रहना होगा, अपने बच्चों के दिमाग में बकवास भरने से बचना होगा और हमारी संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान बढ़ाना होगा। देश में सच परेशान है पर पराजित कभी नहीं होगा। सत्यमेव जयते।